नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जिससे पिछली भर्ती में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और चैप्टर का नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी, या हिंदी में अपन कह सकते हैं पादप आकारिकी। ठीक है, होता क्या है इसमें? तो पादप की आकारिकी का मतलब है जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ये जो बाहर से चीज़ें दिखाई दे रही है ना, उनकी स्टडी करना, उनके बारे में पता लगाना, वो सारी की सारी चीज़ें प्लांट मॉर्फोलॉजी में आती है। ठीक है ना। तो इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट वेटेज चैप्टर है। और आज की क्लास में अपन लगभग 30 सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको एग्ज़ाम में कोई नया सवाल नहीं दिखेगा। नया इन द सेंस कि वैसा का वैसा सवाल तो नहीं आएगा, आ भी सकता है, वो अपन नहीं कह सकते, लेकिन कोई नए तरीके का सवाल नहीं बनेगा। सवाल उसी के आसपास से कहीं से उठाया जाएगा। तो लगभग मैंने हर टाइप के सवाल इसमें इंक्लूड कर दिए। उसके आसपास की चीज़ें आपको पढ़नी है। हालांकि आपको सारा ही चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन उसमें से मैंने हर तरह का सवाल निकाल लिया। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अपन प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सा एक पादप के सूट सिस्टम का भाग नहीं है? पर्व, पर्व संधि, तना या जड़। 4 ऑप्शन है, बताइए सूट सिस्टम का भाग कौन सा नहीं है। मैंने आपको बताए थे प्लांट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है उसके अंदर सूट सिस्टम और एक होता है उसके अंदर रूट सिस्टम। 2 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि सूट सिस्टम का भाग नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ना, इन पे ध्यान ज़रूर देना। तो सूट सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? सारी चीज़ें सूट सिस्टम में आती है, केवल रूट सिस्टम में रूट आती है। रूट कौन सी? चाहे वो प्राथमिक जड़ें हों चाहे वो सेकेंडरी जड़ें हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि प्राथमिक जड़ें और पार्श्व जड़ें, ये आपकी रूट सिस्टम का पार्ट होती हैं। बाकी चाहे स्टेम हो यानी कि तना हो, नोड्स यानी कि पर्व संधि, इंटरनोड यानी कि पर्व, बड्स यानी कि कली, फ्लावर, फ्रूट, ये सारी की सारी चीज़ें सूट सिस्टम का पार्ट है। तो अपना आंसर सिंपल सा हो जाएगा, जड़ जो होती हैं ये आपकी इसका पार्ट्स नहीं है। ठीक है ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति होती है। पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति कहाँ से होती है बताइए। ऑप्शन है परिरंभ से, कोटेक्स से, एपिडर्मिस से, सॉरी एंडोडर्मिस से या मजा से। पार्श्व जड़ें कहाँ से बनती है? पार्श्व जड़ें होती क्या है? सबसे पहले तो एक होती है प्राथमिक जड़, है ना, ये प्राथमिक जड़ होती है। और उस प्राथमिक जड़ से जो अन्य जड़ें निकलती हैं उसको अपन क्या कह देते हैं कि ये आपके पार्श्व जड़ें हैं। तो इन पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति होती है परिरंभ से, है ना, पेरीसाइकिल जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में, पेरीसाइकिल या परिरंभ से इसकी उत्पत्ति होती है। और कैसे होती है? अंतर्जात रूप से होती है। ठीक है ना, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, परिरंभ से और अंतर्जात रूप से पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जड़ों की उत्पत्ति मूलांकुर के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से होती हैं तो वो जड़ें क्या कहलाती हैं? देखो, नॉर्मली जो जड़ की उत्पत्ति होती है, बीज के अंदर एक होता है मूलांकुर, है ना, बीज जब अंकुरित होता है तो एक मूलांकुर होता है, एक प्रांकुर होता है। मूलांकुर से जड़ की उत्पत्ति होती है, प्रांकुर से तने की उत्पत्ति होती है। यही कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि भाई जड़ की उत्पत्ति किससे होगी? मूलांकुर से। लेकिन जब जड़ की उत्पत्ति मूलांकुर से नहीं होकर के पादप के किसी अन्य भाग से होती है तो उन जड़ों को अपन क्या कहते हैं? सिंपल सा आंसर चला जाएगा, अपस्थानिक जड़ तंत्र। ठीक है ना, अपस्थानिक जड़ तंत्र। आपने जड़ तंत्र के टाइप्स पढ़े होंगे, 3 प्रकार के जड़ तंत्र देखने को मिलते हैं। एक मूसला मूल तंत्र या जड़ तंत्र, एक झगड़ा मूल तंत्र और एक अपस्थानिक मूल तंत्र। तो उसमें जो अपस्थानिक मूल तंत्र होता है उसके अंदर मूलांकुर के अलावा पादप के अन्य भाग से जड़ें निकलती हैं और उसी को अपन अपस्थानिक जड़ तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट है। अब जड़ तंत्र के बारे में थोड़ा सा मैं अगर बताऊं तो मूसला जड़ तंत्र क्या होता है? प्राथमिक जड़ इसके अंदर एक लंबी होती है और स्थायी होती है, और फिर उससे जो है वो अन्य जड़ें निकलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि सिंपल सी भाषा में प्राथमिक जड़ और पार्श्व जड़ें हम पहचान सकते हैं। ठीक है ना। जबकि झगड़ा मूल तंत्र के अंदर क्या होता है? तने के आधार से बिल्कुल जड़ों का एक गुच्छा निकलता है। आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन से इसके अंदर प्राइमरी रूट है और कौन से इसके अंदर जो है वो सेकेंडरी या टर्सरी रूट है। सारे एक गुच्छे के रूप में होती है, तो वो झगड़ा होता है। और झगड़ा मूल तंत्र पाया जाता है मोनोकोट में, एक बीजपत्री में, और मूसला मूल तंत्र डाइकोट के अंदर मिलेगा।
ठीक है ना। अपस्थानिक वाला किस में मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका कोई भी ग्रासेज हैं, मोनेस्ट्रिया हैं, बनियान हैं, स्वीट पोटैटो हैं, इनके अंदर अपस्थानिक जड़ तंत्र देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ के किस क्षेत्र से मूल रोम यानी कि रूट हेयर्स निकलते हैं। ठीक है ना। तो जड़ के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अपन ने पढ़ा हो रीजन ऑफ रूट्स, जड़ क्षेत्र। ठीक है ना। तो उसमें किस क्षेत्र से मूल रोम निकलते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जड़ के क्षेत्र कौन कौन से मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है इसके अंदर सबसे पहले रूट केप यानी कि मूल गोप जिसको अपन कहते हैं। फिर होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, विभिज्योतक क्षेत्र, है ना, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र या विभिज्योतक क्षेत्र। एक होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन यानी कि दीर्घीकरण क्षेत्र। और लास्ट में होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वन क्षेत्र। तो ये 4 क्षेत्र होते हैं। जड़ क्षेत्र कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इन चारों में से कौन सा है बताइए। ये 4 मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंग्लिश में फिर से लिख दिया, कोई बात नहीं। तो जड़ से मूल रोम जो निकलते हैं, रूट हेयर्स जो निकलते हैं, वो मैच्योरेशन क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र जो होता है वहाँ से मूल रोम निकलते हैं। ठीक है ना। मूल रोम क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं जिससे जल और खनिज लवणों का अवशोषण ज़्यादा होता है, ये इनका काम होता है। ठीक है। मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं हमेशा। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय, मोनोसेल्युलर होते हैं। ठीक है। चलो, और मूल रोमों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मूल रोमों की उत्पत्ति होती है एपिडर्मिस से, इस चीज़ को याद रखना। और एपिडर्मिस से होती है और बहिर्जात होती है। जैसे पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति परिरंभ से अंतर्जात रूप से हो रही थी, वैसे ही मूल रोमों की उत्पत्ति एपिडर्मिस से और बहिर्जात रूप से होती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शंक्वाकार, इंग्लिश में भी मैंने लिखा है कोनिकल संग्राही जड़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन ए मूली, बी सलजम, सी आलू, डी गाजर। बताइए किसके अंदर जो है वो कोनिकल टाइप्स की रूट मिलती हैं। मैंने आपको बताए थे जड़ की रूपांतरण, और उसमें एक चीज़ बताई थी मैंने, संग्राही जड़ें। क्या बताया था, संग्राही जड़ें। संग्राही जड़ें का मतलब होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जड़ भोजन संग्रहण में रूपांतरित हो जाती है, यानी कि जड़ों के अंदर ही भोजन संग्रहित हो जाता है, हम जड़ें ही खाते हैं। ठीक है ना। तो उनको हम संग्राही जड़ें बोलते हैं। कौन कौन सी होती है संग्राही जड़ें, फिर मैंने आपको प्रकार बताए कि एक होती है कोनिकल यानी कि जिसको हिंदी में शंकु आकार कहते हैं। एक होती है नेपी फॉर्म, है ना, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। एक होती है स्पाइंडल फॉर्म, स्पाइंडल लाइक या स्पाइंडल फॉर्म, तरकु आकार हिंदी में कह सकते हैं इसको। तो ये 3 प्रकार की मेनली जो है वो आपको संग्राही जड़ें देखने को मिलती हैं। तो उसके अंदर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने थे कि जो कोनिकल होती हैं यानी कि कोन लाइक शंकु आकार, उसका एग्जाम्पल है गाजर। क्या हो जाएगा, गाजर। कैरेट जो है वो कॉनिकल या शंकु आकार होती है। नेफी फॉर्म के एग्जाम्पल के अंदर आपको ध्यान रखना है बीट रूट। ठीक है। और स्पाइंडल लाइक या फ्यूजी फॉर्म जो होती है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है क्या, मूली, रेडिस जो होती है, मूली रेडिस ये होती है स्पाइंडल लाइक। कैसे होती हैं, स्पाइंडल लाइक। या फ्यूजी फॉर्म कह सकते हैं अपन। और सलजम, सलजम के अंदर नेपी फॉर्म हो जाएगी, नेपी फॉर्म। ये क्या हो गया, एक मिनट और। ओ माय गॉड, ये क्या हो चुका है। चलो, नेपी फॉर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नेपी फॉर्म। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ें जो सामान्य जड़ों के विपरीत लक्षण प्रकट करती हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे कर दीजिए लक्षण, विपरीत लक्षण प्रकट करती हैं पाई जाती हैं। जड़ें जो सामान्य जड़ों के विपरीत लक्षण प्रकट करती हैं वो किस में मिलती हैं। ऑप्शन ए बरगद, बी राइजोफोरा, शीशम या मक्का। किस में देखने को मिलती है, देखो नॉर्मली जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर जाती है, ऐसा ही होता है, यानी कि पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक होती है, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती हैं, और नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती है, यही तो होता है। लेकिन एक जड़ ऐसी होती है जो इसकी उल्टे होती है, मतलब ऊपर की तरफ वृद्धि करती हैं। अपन कह सकते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, नेगेटिवली जियोट्रोपिक और नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक। तो वो जड़ कौन सी होती है, अपन कह सकते हैं श्वसनी जड़।
श्वसनीय जड़ें ऐसी होती हैं। तो श्वसनीय जड़ें, और श्वसनीय जड़ें किसके अंदर देखने को मिलती हैं? राइजोफोरा के अंदर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइजोफोरा। इसके अलावा एविशीनिया जो होता है उसके अंदर भी श्वसनीय जड़ें देखने को मिलती है। तो राइजोफोरा एविसीनिया इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों का उनकी जड़ों के साथ उचित मिलान करना है। फर्स्ट है स्तंभ जड़ें, जिसको अपन प्रोप रूट कहते हैं। सेकंड है अवस्तंभ जड़ें, जिसको स्टिल्ट रूट कहते हैं। और थर्ड है चूसक जड़ें। इधर गन्ना, अमरबेल और बरगद मिलान करना आपको कि कौन सी जड़ कैसी होती है। तो प्रोप रूट जो होती हैं ये आपके बरगद के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है ना। बरगद के पेड़ के अंदर जो लंबी लंबी पार्श्व शाखाएं होती हैं उनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए, उनको सारा प्रदान करने के लिए जो अपस्थानिक जड़ें निकली भी रहती हैं उनको अपन क्या कहते हैं? प्रोप रूट कहते हैं। स्टिल्ट रूट क्या होती हैं? गन्ने के अंदर पाई जाती हैं। गन्ने के अंदर जो है उसके तने को सहारा देने के लिए उसकी निचली पर्व संधियों से जो ऐसे तिरछी जड़ें निकलती है और ज़मीन में धंसती है उसको अपन क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट कहते हैं। तो स्टिल्ट रूट गन्ने में मिलेगी। और चूसक जड़ें जो होती है वो मिलेगी सकिंग रूट, जिसको अपन कह सकते हैं अमरबेल में। और ये जो जड़ों के प्रकार मैंने बताया ना, ये जड़ें कैसी होती हैं? ये अपस्थानिक जड़ों की रूपांतरण होती है। ये सारी की सारी जड़ें अपस्थानिक जड़ों की रूपांतरण, प्रोप रूट, स्टिल्ट रूट, चूसक जड़ें, ये सारी, ठीक है। तो ये जिसमें मिल रहा है, देखो फर्स्ट के अंदर सी आ रहा है, सेकंड के में ए आ रहा है, यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अपस्थानिक जड़ नहीं है? कौन सी एक अपस्थानिक जड़ नहीं है, बताओ कौन सी नहीं है अपस्थानिक जड़? सिंगाड़ा बिल्कुल अपस्थानिक जड़ है ना, सिंगाड़ा एक अपस्थानिक जड़ होती है। शकरकंद भी अपस्थानिक जड़ है। बरगद के अंदर जो गुच्छे लटके हुए रहते हैं वो भी अपस्थानिक जड़ है, अभी अपन ने पढ़ा प्रोप रूट। सलजम जो है ना, सलजम ये एक संग्राही जड़ है, अभी अपन ने पीछे भी देखा था कि सलजम कैसी होती हैं? संग्राही जड़ें। बाकी ये सारी की सारी अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को संग्रहित करने वाला भूमिगत तने का एक प्रकार है प्रकंद, जिसको अपन इंग्लिश में राइजोम कहते हैं, उसका उदाहरण बताओ। यानी कि राइजोम का एग्जाम्पल आपको बताना है, बताओ। आलू, अरबी, हल्दी या जमीकंद। देखो जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, भूमिगत तने होते हैं, वो भोजन संग्रहण के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो राइजोम, ट्यूबर, कोम और बल्ब, मुख्यतः 4 प्रकार देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अपन को राइजोम का पूछा है तो राइजोम के अंदर क्या क्या आता है? अदरक, हल्दी, केला, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके अंदर आपका राइजोम का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? हल्दी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अदरक, हल्दी ये सारे के सारे क्या होते हैं? राइजोम होते हैं। ट्यूबर के अंदर क्या आएगा? पटेटो, आलू जो होता है ना, आलू, ये ट्यूबर में आता है, ठीक है। और जमीकंद, जमीकंद, केसर, अरबी, ये सारे के सारे किस में आते हैं? कॉर्म, है ना, ये दोनों ही कॉर्म। और एक होता है बल्ब, बल्ब के अंदर आपके एक तो गार्लिक, एक ऑनियन और एक लिली, ये 3 एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर आपको याद रखने हैं कि किसका एग्जाम्पल कौन सा है, राइजोम के कौन से हैं, ट्यूबर के कौन से हैं, कॉर्म के कौन से, बल्ब के कौन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तना प्रतान व तना कंटक क्रमशः किसके अंदर देखने को मिलते हैं? तना प्रतान और तना कंटक किस में देखने को मिलते हैं, बताओ। देखो तना प्रतान, तना कंटक होते क्या हैं? प्रतान का मतलब जो लता होती है ना, बेलें, लता का मतलब क्या होता है? बेल। उस बेल के अंदर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, पतली सी, है ना, वो उसको सहारा प्रदान करने के लिए होती है। कोई भी बेल उसके सारे सारे ऊपर चढ़ जाती है, वो उसको लपेटती रहती है, हाँ, और उसके ऊपर चढ़ जाती है, तो वो होता है तना प्रतान, ठीक है ना। संवेदनशील जो पतली धागेनुमा संरचना होती है उसको तना प्रतान कहते हैं। ये किस में देखने को मिलेगा? लता या बेल के अंदर। और कंटक यानी कि उसके अंदर जो है वो कक्षकलिकाएं कांटों में बदल जाती हैं, सुरक्षा की दृष्टि से नुकीली संरचना काष्ठीय संरचना में बदल जाती है, जिसको अपन तना कंटक कहते हैं। तो तना प्रतान किसके अंदर देखने को मिलेगा? ककड़ी की बेल होती है,
इसमें देखने को मिलेगा। और तना कंटक साइट्रस में, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, साइट्रस और बोगेनवेलिया इन दोनों के अंदर ही तना कंटक होता है। ठीक है ना, अंगूर की बेल और ककड़ी तो इन दोनों के अंदर तना प्रधान हो जाएगा। यहाँ पे एक में तना प्रधान पहले पूछा है, फिर तना कंटक पूछा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि सवाल के हिसाब से आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपटा, हरा और प्रकाश संश्लेषी तना किसमें पाया जाता है? चपटा होना चाहिए और प्रकाश संश्लेषी तना होना चाहिए, तो ये किसमें मिलता है? नागफनी है ना, नागफनी जिसको अपन ओपियंसिया भी कहते हैं, ओपियंसिया, इसके अंदर चपटा हरा तना मिलता है। और आपसे पूछ ले बेलनाकार तना किसमें मिलता है, तो वो मिलता है डंडाथोर में, इसमें मिलता है बेलनाकार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जिसकी पार्श्व शाखाओं पर रोजेट पत्तियों का गुच्छा पाया जाता है कौन सी है? बताओ, जिसकी पार्श्व शाखाओं पर रोजेट लीफ पाई जाती है, कौन से? तो दो ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एक तो जलकुंभी और दूसरा पिस्टिया। तो ऑप्शन ए है जलकुंभी, और बहुत सारे बच्चे इसको देखते ही टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है क्योंकि ऑप्शन सी के अंदर पिस्टिया भी दे रखा है। तो ए व सी दोनों करेक्ट है। ठीक है ना, जलकुंभी और पिस्टिया दोनों करेक्ट है। जलकुंभी को अपन आइकोर्निया भी कहते हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्विनियस, पल्विनियस हिंदी में कहते हैं पर्णवृंत तल्प, क्या होता है? फूला हुआ पर्णवृंत होता है, या फूला हुआ पर्णाधार होता है, या पत्ती का शीर्ष भाग होता है, या पर्णफलक होता है? तो पर्णवृंत तल्प क्या होता है? अब हिंदी वाले बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज होंगे इसमें। पर्णवृंत शब्द दिखा वो सीधा टिक करेंगे फूला हुआ पर्णवृंत, और ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है वो नहीं होगी। पर्णवृंत देखते ही आपने पर्णवृंत टिक किया होगा तो वो आपका गलत है। इसका राइट आंसर है फूला हुआ पर्णाधार जो होता है उसको पर्णवृंत तल्प कहते हैं। ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आप सभ्यता पढ़ते हो राजस्थान जीके में, वहाँ पे एक आती है कि जयपुरी सभ्यता कहाँ है, और ऑप्शन के अंदर पहला ही दे रखा होता है जयपुर, गलत। जयपुरी सभ्यता जयपुर में ना होकर के सवाई माधोपुर में, ऐसा ही कुछ है। तो उसी प्रकार ये है कि पर्णवृंत तल्प में पर्णवृंत वाला नहीं है, फूला हुआ पर्णाधार होता है उसको अपन पर्णवृंत तल्प कहते हैं। चलो जो भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जालिकावत सिरा विन्यास किस में पाया जाता है? सिरा विन्यास क्या होता है? पत्ती के अंदर जो सिरा और सिरिकाएं होती है, पर्णफलक में उन सिरा और सिरिकाओं की व्यवस्था को अपन सिरा विन्यास या वेनेशन कहते हैं। ये दो प्रकार का होते हैं, एक जालिकावत और एक आपका समानांतर। ठीक है ना, जालिकावत में सिरा और सिरिकाएं एक दूसरे में जटिल जाल बना लेती है, जबकि समानांतर में एक दूसरे के समानांतर पाई जाती है। ये सिंपल सी बात है। तो जालिकावत सिरा विन्यास के अंदर आपको ध्यान रखना ज़्यादातर डाइकोट और मोनोकोट, और समानांतर के अंदर मोनोकोट और कुछ डाइकोट। ठीक है ना, तो जालिकावत सिरा विन्यास मिलता है ज़्यादातर डाइकोट में, सारे डाइकोट में थोड़ी मिलता है भाई, कुछ डाइकोट के अंदर नहीं, कुछ डाइकोट के अंदर तो समानांतर सिरा विन्यास मिलता है, ज़्यादातर डाइकोट के अंदर जालिकावत होता है, सारे मोनोकोट में नहीं, सारे मोनोकोट में भी नहीं होता है, क्योंकि मोनोकोट के अंदर समानांतर भी मिलेगा जालिकावत भी मिलेगा। और सारे डाइकोट ये भी गलत है, क्योंकि कुछ डाइकोट के अंदर समानांतर भी मिलता है। तो ज़्यादातर डाइकोट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्ताकार संयुक्त पर्ण का उदाहरण है, हस्ताकार संयुक्त पर्ण का उदाहरण है, ऑप्शन आगे होंगे नीम, सिल्क कॉटन, सरसों या पीपल। देखो पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सरल पत्ती यानी कि सिंपल लीफ, और एक होती है कंपाउंड लीफ संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती क्या होती है? जिसके अंदर पर्णफलक कटा फटा नहीं रहता है, समझ गए मेरी बात को? तो वो तो सरल पत्तियां होती है, जैसे कि पीपल का पेड़ है तो पीपल की पत्तियां देखी होगी आपने, तो वो सिंपल लीफ है। आम का पेड़ है वो भी सिंपल लीफ है। लेकिन संयुक्त पत्ती में क्या होगा, पर्णफलक कटा फटा रहेगा, है ना। तो इसके अंदर दो प्रकार का होता है संयुक्त लीफ, एक पिच्छाकार एक हस्ताकार। अपन से हस्ताकार पूछा गया है, तो हस्ताकार के अंदर एग्जाम्पल होता है सिल्क कॉटन, और नीम जो होता है ना, नीम ये हस्ताकार का एग्जाम्पल है, सॉरी पिच्छाकार का। हस्ताकार का तो ये हो गया, ये आपके पिच्छाकार का हो जाएगा, पिच्छाकार।
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पादपों में जो कीट पकड़ने की क्रियाविधि है वो किसका रूपांतरण होती है? इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं उसमें इंसेक्ट्स को ट्रैप करने की जो मैकेनिज्म है वो किसका मॉडिफिकेशन है? पत्तियों की, लीफ, जड़ों की, रूट, पर्वसंधियों की, ठीक है, नोट्स या छाल की, बार्क, बताइए। तो ये होती है पत्तियों की रूपांतरण, ऑप्शन ए करेक्ट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन कौन से हैं? तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है नेफेंथीज यानी कि जिसको अपन घटपर्णी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, सन ड्यू होता है, ठीक है ना, वीनस फ्लाई ट्रेप होता है, वीनस फ्लाई ट्रेप, ठीक है ना, घटपर्णी को इंग्लिश में नेफेंथीज बोलते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। यूट्रिकुलेरिया, ब्लेडर वर्ट, है ना, तो ये सारे के सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप का उसके पर्ण विन्यास के साथ सही विकल्प है। सबसे पहले पर्ण विन्यास होता क्या है? पर्ण विन्यास या फाइलोटैक्सी क्या होता है? जो तना होता है ना, तना, इस तने और इसकी शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था जो होती है ना, है ना, लीफ का अरेंजमेंट जो होता है उसको अपन पर्ण विन्यास कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है अल्टरनेट, एक होता है अल्टरनेट, है ना, जिसको अपन वैकल्पिक कह सकते हैं। एक होता है ऑपोजिट, है ना, और एक होता है इसके अंदर चक्रदार या वोल्ट। अब इसके अंदर आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, जैसे कि अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए कि सरसों होती है, सूरजमुखी होती है और चाइना रोज होता है। ओपोजिट के अंदर गवावा, कैलोट्रोपिस और ओसीमम, और चक्रधार के अंदर एलेस्टोनिया और नेरिया, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेट की, तो अमरूद होता है क्या? नहीं, अमरूद किस में होता है? अपोजिट में होता है। चक्रधार वोल्ट के अंदर सरसों होती है क्या? नहीं, सरसों किस में होती है? अल्टरनेट में। अपोजिट में कैलोट्रोपिस होता है, हाँ, अपोजिट में कैलोट्रोपिस होता है, गवावा, कैलोट्रोपिस और ओसिमा। और वैकल्पिक में सरसों और नेरियम, तो सरसों तो होती है लेकिन नेरियम नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कुछ भी नहीं है, अगर आपने एग्जाम्पल रटे हुए हैं तो ये मोर्फोलॉजी बहुत आसान है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सारे एग्जाम्पल ही रटने हैं, समझने वाला कुछ है ही नहीं ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित मिलान वाला विकल्प है। इसके अंदर आपको पुष्पों की समिति से लेकर के सवाल बना गया, ठीक है ना। पुष्पों की समिति, सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स, 3 प्रकार की होती हैं, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या सम्मित, एक व्यास सम्मित यानी कि जाइगोमॉर्फिक, और एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक को अपन प्लस से दर्शाते हैं और त्रिज्या व्यास समिति को परसेंटेज से, असमित तो कुछ भी नहीं। तो इसके अंदर मिलान करना है, बताओ। देखो सबसे पहले असमित के अंदर एक ही एग्जाम्पल है, ओहो, केला नहीं, कैना, कैना, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। फिर से, कैना, कैना जो होता है ना वो असमित है, ठीक है। और त्रिज्या समित के अंदर सरसों, धतूरा, मिर्च आ जाती है, यानी कि ये वाला, और एक व्यास समित में ये आ जाता है, ठीक है। तो जो भी मैच कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट के अंदर बी, सेकंड में ये बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ससीमाक्षी पुष्पकर्म के बारे में सही नहीं है, यानी कि ससीमाक्षी पुष्पकर्म के बारे में सही नहीं है। 3 तो नहीं, इसके अंदर आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से सही नहीं है। सबसे पहले जो पुष्पकर्म होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक ससीमाक्षी और एक अशीमाक्षी, 2 तरीके का होता है। ससीमाक्षी के अंदर क्या होता है, पुष्पीय अक्ष का जो अंतिम भाग होता है वो पुष्प में नहीं बदलता। ससीमाक्षी में पुष्पीय अक्ष का अंतिम भाग पुष्प में नहीं बदलता है, इसलिए उसमें असीमित वृद्धि होती है, ठीक है। और पुष्पों की व्यवस्था अग्राभिसारी क्रम में होती है, ठीक है बच्चों। और एग्जाम्पल है सरसों, मूली, ल्यूपिन। असीमाक्षी इसका उल्टा कर दो, पुष्पीय अक्ष का अंतिम भाग पुष्प में बदल जाता है, जिससे इसमें सीमित वृद्धि होगी, और पुष्पों की जो व्यवस्था है वो तलाभिसारी क्रम में होती है, ठीक है ना। तो अपन को ससीमाक्षी के बारे में पूछा गया, अग्राभिसारी व्यवस्था होती है, करेक्ट है ये तो। असीमित वृद्धि होते हैं, ये भी सही है। सरसों, मूली, ये इसके एग्जाम्पल है, ये भी सही है।
पुष्प अक्ष का अंतिम भाग पुष्प में रूपांतरित, नहीं ये गलत हो जाएगा ना, अंतिम भाग पुष्प में रूपांतरित नहीं होते हैं तभी तो असीमित वृद्धि होती है, तो यही गलत हो जाएगा। केवल 4, केवल चौथा ऑप्शन इसके अंदर गलत है, बाकी सारे करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुष्प के सबसे बाह्य चक्र की इकाई कौन सी होती है? एक पुष्प के अंदर 4 पुष्पीय उपांग होते हैं, आप सभी को बताएं, है ना। सबसे पहले होता है बाह्य दलपुंज, कैलिक्स जिसको कहते हैं, फिर होता है दलपुंज, कोरोला जिसको कहते हैं, फिर उसके अंदर क्या होता है, पुंकेसर, और सबसे अंदर स्त्रीकेसर। यही होते हैं 4 पुष्पीय उपांग। तो सबसे बाह्य चक्र तो बाह्य दलपुंज होता है, सबसे बाह्य चक्र तो बाह्य दलपुंज होता है, कैलिक्स होता है, लेकिन अपन को उसकी इकाई पूछी गई है। इकाई क्या होती है? बाह्य दल, जिसको अपन कहते हैं सेपल। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं सेपल। जो दलपुंज होता है, कोरोला होता है, उसकी इकाई होती है पेटल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मालवेसी की सदस्यों में पाया जाने वाला एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन क्या होता है? पुष्पीय कली के अंदर पुष्पीय उपांगों की व्यवस्था। पुष्पीय उपांग कौन से होते हैं? यही सेपल, पेटल, यही तो होते हैं। तो इनकी व्यवस्था कैसी है कि भाई ये एक दूसरे को अतिव्यापित कर रहे हैं या सिर्फ स्पर्श कर रहे हैं, है ना, या कैसे अतिव्यापित कर रहे हैं, किस ऑर्डर में अतिव्यापित कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से अलग अलग होता है इनकी व्यवस्था, और उसको अपन कहते हैं एस्टिवेशन। ये 4 प्रकार से हमने बांटा था कि वोल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी, है ना। वोल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने थे। वोल्वेट के अंदर कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड के अंदर जितने भी मालवेसी फैमिली के सदस्य हैं, चाहे वो कपास हो, चाहे वो लेडी फिंगर हो, चाहे वो चाइना रोज हो, वो इसके अंदर आ जाता है। इम्ब्रिकेट के अंदर आपको ध्यान रखना था गुलमोहर और एक केशिया। ठीक है, और वैक्सिलरी के अंदर मटर। ठीक है ना, मटर फेबेसी फैमिली। तो यहाँ पे मालवेसी के सदस्यों में पूछा गया है तो ट्विस्टेड, 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 ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वोल्वेटेड के अंदर कैलोट्रोपिस, ठीक है, और इम्ब्रिकेट के अंदर कौन सा आ जाएगा? केशिया, गुलमोहर। ठीक है, और वैक्सिलरी के अंदर मटर, या अपन कह सकते हैं फेबेसी फैमिली जो होती है वो इसके अंदर आ जाती है। क्लियर है? तो ये एस्टिवेशन का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जिसमें पेरीगाइनस स्थिति देखने को मिलती है। अब ये होता क्या है पेरीगाइनस? तो पुष्पासन पर पुष्प की व्यवस्था के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा इसको, है ना, कि भाई अंडाशय की स्थिति के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा, एक हाइपोगाइनस, एक पेरीगाइनस और एक एपीगाइनस। ठीक है ना, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। क्या मतलब? हाइपोगाइनस का मतलब है कि जो अन्य पुष्पीय उपांग है उसकी तुलना में अंडाशय की स्थिति सर्वोच्च होती है, इसलिए इसको अपन हाइपोगाइनस कह देते हैं। पेरीगाइनस में अंडाशय और अन्य सभी पुष्पीय उपांग बराबर होते हैं, सबकी स्थिति सेम होती है। और एपीगाइनस के अंदर अंडाशय की स्थिति सबसे नीचे होती है। ठीक है, तो वो एपीगाइनस होता है। इसके अंदर एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे कि हाइपोगाइनस के अंदर चाइना रोज और मस्टर्ड। पेरीगाइनस, पी से पेरीगाइनस स्टार्ट हो रहा है और पी से प्लम रोज पिच, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, प्लम रोज पिच। और एपीगाइनस के अंदर गवावा, कुकुरबिट्स, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर ये किसका एग्जाम्पल है? ये एपीगाइनस का है। ठीक है ना, गवावा और कुकुरबिट्स ये भी एपीगाइनस है। मस्टर्ड और चाइना रोज ये किसके एग्जाम्पल है? हाइपोगाइनस। नेक्स्ट है, मार्जिनल प्रकार का बीजांडा विन्यास पाया जाता है। मार्जिनल प्रकार का बीजांड विन्यास किस में देखने को मिलता है? बीजांड विन्यास को इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटेशन। तो किस में देखने को मिलता है? इसके अंदर मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी इसके प्रकार को लेकर के, मेफ, एफ बी। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर 5 प्रकार होते हैं, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। 5 प्रकार होते हैं। आपसे पूछा गया मार्जिनल वाला किस में मिलता है, तो ये मिलता है मटर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टमाटर के अंदर कौन सा मिलता है? एक्साइल, टमाटर के अंदर एक्साइल। सरसों में पैराइटल,
पैराइटल, ठीक है, हिंदी में परिधीय कहते होंगे इसको, वही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची में खाने योग्य भाग होता है। ये फ्रूट से सवाल आ गया, तो ये बहुत अच्छा सवाल है और कई एग्जाम में पूछा जाता है। लीची में जो खाने योग्य भाग होते हैं उसको एरिल कहते हैं। क्या कहा जाता है? एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है, ओहो गड़बड़, भ्रूणपोष खाया जाता है। लगभग एक एक मिस्टेक तो है ना वो हर टेस्ट में हो रही है, तो इसको लेकर के आप डीमोटिवेटेड मत होना। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मेरी तरफ से नहीं है बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन गलती मेरी है ये भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइपिंग आती नहीं है और फिर करवानी पड़ती है, तो एक आध मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जो टाइपिंग करते हैं वो बायोलॉजी के नहीं है, सिंपल सी बात है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। इनको लेकर के आप डीमोटिवेट मत होना, बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ। इसलिए ये सॉल्यूशंस देखने बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं है, बस एक आध मिस्टेक है, यानी कि पूरे टेस्ट सीरीज़ मिला करके आप मान सकते हैं कि 5-7 मिस्टेक होगी, ठीक है ना। तो इतने सवाल है, लगभग 1000 के आसपास सवाल, तो इतनी सी गलतियाँ होना लाजमी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सुधार करेंगे इसमें। टेस्ट सीरीज़ आप देखिए, मतलब सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो इसके अंदर आपको उसकी चीज़ें भी मिल रही हैं। तो ये फल जिसमें भ्रूणपोष खाया जाता है, एंडोस्पर्म किस में खाया जाता है? भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म किस में खाया जाता है? नारियल में। कोकोनट जो होता है, कोकोनट, उसमें अपन क्या खाते हैं? भ्रूणपोष खाते हैं। लीची में क्या खाते हैं? एरिल खाते हैं। आम के अंदर क्या खाते हैं? मीजोकार्प। आम में क्या खाते हैं? मीजोकार्प खाते हैं। और जो सेब हैं, पियर हैं, उसमें क्या खाते हैं? थैलेमस, ठीक है, ये ध्यान रखना। काजू और मटर में क्या खाते हैं बताओ? काजू मटर में क्या खाते हैं? बीज, है ना। भिंडी में क्या खाते हैं? भिंडी, पूरा फल ही खाते हैं भिंडी में, पूरा का पूरा फल। और अनार में, अनार में खाते हैं उसका टेस्टा। टेस्टा और टेगमेन क्या होते हैं? बीज चोल होते हैं, तो मांसल बीज चोल कह सकते हैं या टेस्टा कह सकते हैं, वो अनार के अंदर खाते हैं। तो याद रखना किसमें कौन सी चीज़ खाई जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फल जिसमें पूरा का पूरा पुष्पक्रम फल में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे फल क्या कहलाते हैं? वह फल जिसमें पूरा पुष्पक्रम ही फल में परिवर्तित हो जाता है उसे कहते हैं पुंज फल, ठीक है, पुंज फल। याद रख लोगे, पुंज फल, कंपोजिट फ्रूट। नेक्स्ट इसके अंदर आपको सरल फलों का उनके सही उदाहरणों के साथ वाला मिलान वाला विकल्प है। देखो, सिंपल फ्रूट दो प्रकार के होते हैं, एक ड्राई फ्रूट और एक फ्लैसी फ्रूट। ड्राई फ्रूट के अंदर जितने भी लेग्यूम्स या कैरियोप्सिस होते हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। मटर का जो फल होता है उसको लेग्यूम कहते हैं, गेहूँ कैरियोप्सिस होते हैं। और एक होते हैं फ्लैसी फ्रूट, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ड्रूप, बेरी, पोम, पीपो, है ना, हेस्पेरिडियम। तो ये सारे के सारे फ्लैसी फ्रूट हैं, आपको मिलान करना है कि किस में कौन सा आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ड्रूप फ्रूट की, तो इसमें आता है मैंगो यानी कि आम, कोकोनट और वॉलनट, ठीक है ना। तो मैंगो तो आता है लेकिन बनाना नहीं आता। बनाना किस में आता है? बेरी में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। पोम की अगर मैं बात करूँ तो पोम के अंदर एप्पल और पियर आता है, ये सही है, मतलब बी करेक्ट हो जाएगा अपना, बी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर जैसे बेरी को देखूँ तो बेरी के अंदर आता है टोमेटो, हाँ बिल्कुल टोमेटो बेरी में आता है, लेकिन कोकोनट, कोकोनट किस में आ जाएगा? ड्रूप फ्रूट में, अभी अपन ने देखा। और पीपो के अंदर साइट्रस नहीं, पीपो के अंदर आता है ककम्बर, पीपो के अंदर क्या आता है? ककम्बर, ककड़ी आती है। साइट्रस तो किस में आता है? हिस्पेरिडियम में, हिस्पेरिडियम जो होता है उसमें आता है साइट्रस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फलों के प्रकार को लेकर के थे। चलो नेक्स्ट, ओके, इतनी चीज़ें हैं। तो ये थे आज की कुल मिलाकर के 10 और 17 27 क्वेश्चंस। आई थिंक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा और ये भी पता लगा होगा कि सवाल कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं। जो भी हैं
इनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है ही है, लेकिन मेन जो चीज़ है आपको सारी की सारी थ्योरी याद होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स आपके रटे हुए होने चाहिए। अगर वो चीज़ क्लियर है तो सवाल तो बस प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं वो आपसे नहीं होगी एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन का एक पैटर्न पता चल जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।